रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करो, स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए यार, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टंग डेवलपमेंट को, फिर उसके बाद जो भी इसके एनाटॉमी एंड फिजियो आती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो टंग की डेवलपमेंट होती है वो आपके फेरेंजियल अपरेटस से होती है या फेरेंजियल आर्च। अब यहाँ पे उसने एक टर्म लिखी हुई है फेरेंजियल आर्च, आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फ्रेंजियल आर्च क्या होती है और आपकी बॉडी के अंदर टोटल फ्रेंजियल आर्चेस कितनी होती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंजियल आर्च का क्या मतलब है, बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि ये वो स्ट्रक्चर है जो आपके हेड एंड नेक के मसल्स को बनाती है। और ये आपके बेसिकली यहाँ जो बिलो द नेक पड़ी होती है, टोटल ये नंबर में 6 होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो फ्रेंजियल आर्च के ये बेसिकली वो टिश्यू है जो आपके हेड नेक की जो स्ट्रक्चर्स आती हैं उनको ये बनाएंगी। और टोटल ये कितनी होती हैं, 6 होती हैं। अब आपने क्या याद रखना है कि लेट्स सपोज ये 1 2 3, उसके बाद 4 5 और 6। आप लोगों ने इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि जो फिफ्थ फेरेंजियल आर्च होती है ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर डीजेनरेट हो जाती है। इस टाइम अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर हेड या नेक के अंदर जो फ्रेंजियल आर्चीज हैं वो टोटल 5 बनती हैं। मतलब ये कि टोटल तो 6 है, लेकिन वो अगर आप फिफ्थ को रिमूव करेंगे तो आपके पास 5 बनेंगी। तो ये जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च होती है ये आपकी क्या करेगी, टंग की आगे डेवलपमेंट में जाएगी। फिर उसके बाद ये जो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजियल आर्च आती है, ये भी आपकी टंग की डेवलपमेंट के अंदर जो है ना वो हेल्प करती है। तो सबसे पहले तो हमें टंग के पार्ट्स का पता होना चाहिए, फिर हम पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट कौन सी फ्रेंजियल आर्च से बनता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं टंग को ड्रा करता हूँ। तो ये आप कह लीजिए उसका इंटीरियर पार्ट है और ये टंग का पोस्टीरियर पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट आता है वो ये वाला है। तो टोटल आप लोगों ने 3 पार्ट्स याद रखनी है। एक आपका इंटीरियर पार्ट है, एक ये पोस्टीरियर पार्ट है, और थर्ड नंबर पे एक्सट्रीम पोस्टीरियर उसको बोलते होते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैंने एक लाइन सी ड्रा की है इसको क्या बोलते होते हैं, सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस क्या है, बेसिकली आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये आपकी टंग को इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो है ना वो डिवाइड करती है। और उसके बाद ये जो सल्कस टर्मिनेलिस है ये आके यहाँ पे कंबाइन करती है। इस पॉइंट को बोलते होते हैं फारम सीकम। तो फारम सीकम के बेसिकली ये एंड पॉइंट है जहाँ पे आके आपकी जो सर्कल्स टर्मिनेलिस है वो दोनों साइडों से आके कंबाइन करती है। और उसके बाद ये क्या पार्ट है, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट आता है। और ये वाला जो इसके पीछे पड़ा होगा दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोस्टीरियर। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स की डेवलपमेंट पढ़नी है कि इंटीरियर पार्ट कहाँ से बनता है, पोस्टीरियर पार्ट कहाँ से बनता है और एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट कहाँ से बनेगा। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो आपके पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च होती है वो आपकी टंग का ये इंटीरियर 2/3 पार्ट बनाती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो पोस्टीरियर पार्ट है और ये जो आपके पास एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट होता है ये दोनों किससे बनते होते हैं, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्च से बनते हैं। तो ये आप लोगों ने इसकी डेवलपमेंट को याद रखना है कि जो फर्स्ट आपके पास फेरेंजियल आर्च है इट विल मेक दिस वन इंटीरियर 2/3, और ये जो बाकी का सारा पोर्शन है ये आपका पोस्टीरियर और एक्सट्रीम पोस्टीरियर है, इसको थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल आर्च बनाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये जो आपकी टंग की सेंसेशन होती है, एक जनरल सेंसेशन है लाइक आपकी टंग के ऊपर पेन टेम्परेचर हो गया। फिर उसके बाद हो गया टेस्ट, ये आपने याद रखना है। अब देखो जो पेन और टेम्परेचर है इस इंटीरियर 2/3 पार्ट से वो कौन सी नर्व के थ्रू जाएगा, आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी ब्रांच V3 है। आप लोग आगे न्यूरो एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे कि आपके पास ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। जो ब्रांच थर्ड है वो क्या करती है, आपकी टंग की पेन टेम्परेचर सेंसेशन को पिक करती है। तो ये जो V3 है इसका मतलब है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व 5 है उसकी जो ब्रांच नंबर 3 है वो आपकी टंग की इंटीरियर 2/3 को पिक करेगी, उसका पेन और टेम्परेचर। और जो टेस्ट होगा वो आपका सेवंथ नर्व के थ्रू जाएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो पेन टेम्परेचर आपका फिफ्थ नर्व के थ्रू, आपकी टेस्ट है वो आपका किसके थ्रू जाएगा, सेवंथ नर्व के थ्रू जाएगा। तो देखिए अगेन आपको पहले टंग की एनाटॉमी पता हो, इसके कितने पार्ट्स हैं,
इंटीरियर, पोस्टीरियर और एक्सट्रीम पोस्टीरियर। फिर हमने क्या करना है, बारी बारी जो इंटीरियर पार्ट है इसकी जो पेन है या इसकी जो आपके पास टेस्ट की सेंसेशन है उसको डिस्कस करना है। तो पेन जाएगी आपकी V3 मीन ट्राइजेमिनल नर्व जो 5 है उसके थ्रू जाएगी, जो टेस्ट है वो 7th के थ्रू जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस पोस्टीरियर पार्ट से, ये पोस्टीरियर पार्ट किससे बनता है, थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्च से बनता है, ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका जो पेन होता है, इसकी जो आपके पास टेम्परेचर होगा, जो टेस्ट होगा, वो आपकी जो क्रेनियल नर्व 9th है उसके थ्रू जाएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आएगा एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला। इसकी सेंसेशन किसके थ्रू जाएगी, आपकी क्रेनियल नर्व 10th के थ्रू जाएगी। तो अगेन इंटीरियर पार्ट के अंदर दो नर्व्स आती हैं, ये प्लीज याद रखना है। पेन टेम्परेचर अलहदा नर्व के थ्रू जाते हैं, जो टेस्ट की सेंसेशन है वो अलहदा नर्व के थ्रू जाएगी। पोस्टीरियर और एक्सट्रीम पोस्टीरियर के अंदर नर्व सेम आती है, जो क्या करेगी, पेन, टेम्परेचर और आपकी टेस्ट के सेंसेशन को लेके जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं आपकी टंग के मसल्स। टंग के अंदर मसल्स कौन कौन से होते हैं, एक हाइपोग्लोसस मसल है, एक आपका जिंजियोग्लोसस मसल है, एक आपका स्टाइलोग्लोसस मसल है, एक आपका प्लेटोग्लोसस मसल है। ये चार मसल्स आपने याद रखने हैं, एक हाइपोग्लोसस, जिंजियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस और प्लेटोग्लोसस। आपने क्या याद रखना है कि ये जो हाइपोग्लोसस है, ये जो जिंजियोग्लोसस है और ये जो स्टाइलोग्लोसस है, इन तीनों मसल्स को आपकी जो क्रेनियल नर्व 12 है वो इनर्वेट करती है। ये जो आपका प्लेटोग्लोसस मसल है ना, इसको 12th नर्व नहीं करती, इसको आपकी क्रेनियल नर्व 10 करेगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आता है कि ये जो मसल्स हैं इनका टंग के अंदर क्या काम होता है। तो ये जो आप टंग को बाहर निकालते होते हो उसको बोलते होते हैं प्रोट्रूजन, और बाज दफा आप टंग को बिल्कुल मुंह के नीचे डिप्रेस कर लेते हो, ये भी एक फंक्शन है। फिर उसके बाद आप अपनी टंग को साइड पे मूव भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट। फिर इसी तरह जब आपने स्वाल्विंग करनी होती है तो आपकी टंग जो है वो पोस्टीरियर पार्ट क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। तो ये जितने भी मैंने फंक्शन बताए हैं कि टंग का डिप्रेस होना, टंग का लेफ्ट राइट मूव करना, टंग का बाहर आना, या फिर स्वाल्विंग के अंदर उसका काम करना, ये सारे मसल्स की वजह से होता है। तो आपने क्या याद रखना है कि जो टंग का डिप्रेशन होता है, मीन के जो टंग के अंदर डिप्रेशन बनता है वो ड्यू टू हाइपोग्लोसिस मसल होता है, और जो आपके टंग की प्रोट्रूजन होती है, जुबान को बाहर निकालना, वो ड्यू टू जिंजियोग्लोसिस होता है। फिर इसी तरह जो आप टंग को लेफ्ट और राइट मूव करते हो, ठीक है, उसके लिए जो आपके पास मसल आएगा वो स्टाइलोग्लोसिस आएगा, ये आपने याद रखना है। और देखो जब आप टंग को लेफ्ट राइट मूव करते हो या अपवर्ड मूव करते हो, उससे क्या होता है, जो भी आपने सॉल्विंग करनी होती है उसके अंदर वो हेल्पफुल होता है। तो ये जो स्टाइलोग्लोसिस है ये क्या करेगा, एक स्टाइल बनाएगा। स्टाइल क्या बनाएगा कि आपकी सॉल्विंग के अंदर हेल्प करने के लिए आपकी टंग को लेफ्ट राइट अपवर्ड मूव करेगा। फिर उसके बाद आता है प्लेटोग्लोसिस, ये क्या करता है, जब आप लोग सॉल्विंग करते हैं तो देखें आपकी जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है भाई उसने एलिवेट होना है, अगर वो एलिवेट होगा तो आपकी फूड नीचे जाएगी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है अगर वो एलिवेट होगा तो आपके गले से नीचे वो फूड जाएगी, अदरवाइज वो आपके माउथ के अंदर ही रहेगी। अब उस पोस्टीरियर पार्ट को कौन इनर्वेट करता है, आपका प्लेटोग्लोसिस, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने टंग के अंदर क्या पढ़ना था, सबसे पहले आपको बताना चाहिए टंग की डेवलपमेंट का, किस चीज से बनती है, फ्रेंजियल अपरेटस से। व्हाट इज फ्रेंजियल अपरेटस, ये बताना चाहिए। टोटल फ्रेंजियल अपरेटस कितने होते हैं ये बताना चाहिए। कौन से फ्रेंजियल अपरेटस से कौन सा पार्ट बनता है ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद टंग के पार्ट्स कितने हैं, तीन पार्ट्स, इंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सट्रीम पोस्टीरियर। हर पार्ट से पेन, टेम्परेचर, टेस्ट किसके थ्रू जाता है। फिर उसके बाद आपको बताना चाहिए टंग के मसल्स का, कि जो टंग के मसल्स हैं वो कितने हैं टोटल, उनको कौन सी नर्व इनर्वेट करती है और उनका क्या फंक्शन है। इतना आप लोगों ने याद रखना है, इसी में से आपके जो है ना वो एग्जाम के वो क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एनाटॉमी या फिजियो स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर उसने सबसे पहले जिक्र किया हुआ न्यूरॉन का। अब देखो सबसे पहले न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन की क्या डेफिनेशन है। बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्या है, वो सेल्स हैं
जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक जगह से सिग्नल को पकड़ के दूसरी जगह पे एक तरह से उसको पहुंचाते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, अगर न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाए तो भाई ये दोबारा प्रोलिफरेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्टेम सेल नहीं होते। वो सेल्स जिनके अंदर स्टेम सेल ना हो उनको परमानेंट सेल बोलते होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये सेल डैमेज हो गया तो आप इसको दोबारा नहीं डिवाइड कर सकते, इसको आप दोबारा नहीं बना सकते। इसीलिए जब एमआई होता है, जब स्ट्रोक होता है, तो आपके ब्रेन्स के अंदर जो न्यूरॉन्स डेड है आप उनको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले व्हाट इज न्यूरॉन? ये वो सेल्स हैं जो आपके सीएनएस के अंदर सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। फिर उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि न्यूरॉन्स के अंदर स्टेम सेल नहीं होते। जब इनके अंदर स्टेम सेल नहीं होंगे तो इनकी प्रोलिफरेशन नहीं होगी, इसीलिए इनको परमानेंट बोलते हैं। मतलब ये कि ये डिवाइड नहीं हो पाते, ये परमानेंट कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे उसने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पार्ट होते हैं। मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, आप लोगों को बुक्स के अंदर कैसे वो दिखाई देगी। तो देखें, सबसे पहले ये आपके पास क्या है, एक तरह से सेल बॉडी है। इसको बोलते होते हैं सेल बॉडी। और इस सेल बॉडी से फिर इस तरह की जो है ना वो आपके पास कह लें कि एक्सटेंशन निकलती हैं, इनको बोलते होते हैं एक्सोन्स। और फिर उसके बाद सेल बॉडी से इस तरह की फिंगर या आपके पास हेयर टाइप स्ट्रक्चर होती हैं जिनको बोलते होते हैं डेंड्रॉइड। तो ये आपने क्या याद रखने कि डेंड्रॉइड क्या होता है? ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो आपकी सेल बॉडी से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती हैं। फिर उसके बाद एक्सोन क्या है? ये बेसिकली आपके पास एक टर्मिनल एंड है, ये एक्सटेंशन है जो आपकी सेल बॉडी से स्टार्ट होगी। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको एक न्यूरॉन की बताई है। तो न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? डेंड्राइड होता है, सेल बॉडी होता है और एक्सॉन होता है। तीन पार्ट आपने याद रखने हैं। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन फंक्शन पढ़ते हैं। डेंड्राइड का क्या फंक्शन है, सेल बॉडी का क्या फंक्शन है, एक्सोन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि अब देखो, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे एक और न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ये उस न्यूरॉन का एक्सोन है, ये उसकी डेंड्रॉइड्स हैं। तो आपने क्या याद, मैंने आपको पीछे क्या बताया, न्यूरॉन का काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। तो भाई पहले ये सिग्नल लेगा फिर ये ट्रांसमिट करेगा। तो ये जो डेंड्राइड्स होते हैं ये एज अ रिसिपिएंट काम करते हैं। मतलब ये कि इन्होंने चीज को रिसीव करना है, इन्होंने इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। तो ये वाला जो सेकंड नंबर पे न्यूरॉन है, इसका एक्सोन क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन होगी वो डेंड्रॉइड को देगा। डेंड्रॉइड वो इंफॉर्मेशन किसको देगा, सेल बॉडी को। लेट्स सपोज अगर एक सिग्नल वाली आप कह लें कि ब्रेन के अंदर एक न्यूरो बनाना है, एक केमिकल बनाना है, तो वो सिग्नल कौन देगा, एक्सोन। एक्सोन सिग्नल देगा डेंड्रॉइड को, डेंड्राइड उस सिग्नल को पिक करके सेल बॉडी को देंगे। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी चीजें आपकी सेल बॉडी में होती हैं। तो आपको पता है जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, राइबोसोम्स के अंदर होती है। तो अगर कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है या न्यूरोट्रांसमीटर बनाना है तो वो कहाँ पे बनेगा, सेल बॉडी के अंदर बनेगा। सेल बॉडी कैसे बनाएगी, डेंड्राइट्स जब सिग्नल देंगे, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद ये जो जब सेल बॉडी ने न्यूरोट्रांसमीटर बना लिया, वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सोन के थ्रू बाहर फेंक देगा। ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। तो ये आउटपुट पार्ट होता है, जो चीजों को, ये इंफॉर्मेशन को बाहर भेजते हैं। डेंड्रॉइड इसका इनपुट पार्ट होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है एक टर्म मिसल स्टेनिंग। ये क्या होता है, बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेन यूज करते होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए। तो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के अंदर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप लोग ये स्टेनिंग यूज करोगे तो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आएगा, किसके अंदर, डेंड्राइड और सेल बॉडी के अंदर। वो स्टेनिंग जिसके अंदर आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हो, दिस इज कॉल्ड निसल स्टेनिंग। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद उसने ये लिखा कि ये जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और इसीलिए हम इसको निसल स्टेनिंग के ऊपर स्टेन नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने याद रखना है।
फिर उसके बाद न्यूरॉन, उसने लिखा है कि ये जो आपके पास एक न्यूरॉन है, इसके कंपोनेंट होते हैं, इसके कुछ मार्कर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर आप लोग जाके पढ़ेंगे कि बाज दफा कैंसर बन जाता है, तो अगर किसी बंदे को कैंसर होगा तो उसके अंदर ये मार्कर्स रेज हो जाते हैं, आपको फिर हेल्प करते हैं कि यार इस बंदे को इस चीज का कैंसर है। तो न्यूरॉन के कौन से मार्कर होते हैं? न्यूरोफिलामेंट और स्नेप्टोफेजिन। ये आप लोगों ने दो मार्कर्स याद रखने हैं जो न्यूरॉन के होते हैं। तो अगेन, सबसे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है। फिर उसके बाद बताना चाहिए कि न्यूरॉन के अंदर इनको परमानेंट सेल क्यों बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है इसकी स्ट्रक्चर, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का क्या काम है, निसल स्टेनिंग क्या होता है, और किसके अंदर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते। कोशिश करें जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना उसको समझ के कर लें, बजाय कि आप लोग जाके बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ें, उनसे आप लोगों को कुछ भी जो है ना वो बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट एड के ऊपर हर चीज एक्सप्लेन करूँ, ताकि जब आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को किसी भी लाइन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो दोबारा बता देता हूँ, निसल स्टेनिंग क्या होता है। ये एक स्टेन है जो हम लैब के अंदर यूज करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज करने के लिए। ये अपनी चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट के ये बेसिकली ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं, इनको बोलते होते हैं ग्लाइल सेल। तो ग्लाइल सेल के हैं, आप लोग सिंपल याद रखो कि ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्टिव सेल्स होते हैं, उनको ग्लाइल सेल बोलते हैं। वो स्पोर्टिव सेल डिफरेंट टाइप के होते हैं, एस्ट्रोसाइट है, माइक्रोग्लाया है, एपेंडाइमल सेल है। ये सारे के सारे ग्लाइल सेल्स की टाइप्स हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोसाइट को। तो उसने क्या लिखा है कि ये जो सेल्स होते हैं ये आपके ब्रेन के अंदर सबसे पहले सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट, मतलब ये कि सबसे ज्यादा ब्रेन में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, आपके ब्रेन को सपोर्ट देना, फिजिकल सपोर्ट देना, अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना, आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल अगर लिमिट से ज्यादा बन गया है, उसको रिमूव करना। फिर उसी तरह ये क्या करते हैं आपके, लेट्स सपोज देखो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और यहाँ पे आपके पास क्या आती है, ब्लड वेसल आती है। तो आपकी ब्लड वेसल और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन के दरमियान एक बैरियर होता है, उसको बोल देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब क्या है कि जो आपका ब्रेन है, लेट्स सपोज इसके अंदर मैं ब्रेन को ड्रा करता हूँ, तो ये आपका ब्रेन है और यहाँ पे क्या ब्लड है। ब्रेन और ब्लड के दरमियान एक बैरियर होता है। वो बैरियर किस चीज से बना होता है? एस्ट्रोसाइट से बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि भाई अगर ब्लड में कोई टॉक्सिन है, कोई बैक्टीरिया है, वो इस बैरियर के थ्रू, मतलब अगर बैरियर होगा तो वो आगे ब्रेन में नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अक्सर आप लोग जब काफी देर तक खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, तो आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है। वो ग्लूकोज कौन देता है? वो आपका ग्लाइकोजन देगा, क्योंकि जो एस्ट्रोसाइट्स हैं इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। उस ग्लाइकोजन को तोड़ के आप फिर ग्लूकोज यूज कर सकते हो, ये आपने याद रखना है। फिर इसी तरह जब भी आपके ब्रेन के अंदर कोई इंजरी होती है, जब आपके ब्रेन में कोई इंजरी होती है, तो ये एस्ट्रोसाइट उस इंजरी को ठीक करने के लिए एक्टिवेट होते हैं। तो जब इंजरी के अगेंस्ट आपके एस्ट्रोसाइट एक्टिवेट हो, इसको बोलते होते हैं रिएक्टिव ग्लाइयोसिस। तो रिएक्टिव ग्लाइयोसिस के, ये सिंपली आपके एस्ट्रोसाइट्स की एक्टिवेशन है, किसके अगेंस्ट है? जब भी आपके ब्रेन के अंदर कोई इंजरी होती है। फिर उसके बाद ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं इसका मार्कर क्या होता है? ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, GFAP, ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। और उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एस्ट्रोसाइट कहाँ से बनते हैं, ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आपका था एस्ट्रोसाइट का। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ग्लाइल सेल क्या बेसिकली, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पोर्टिव सेल्स होते हैं। इन स्पोर्टिव सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लाया, एपेंडाइमल सेल, ये सारे के सारे ग्लाइल सेल हैं। ग्लाइल सेल का मतलब होता है कि आपके ब्रेन को सपोर्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास आता है माइक्रोग्लाया। अब उसने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट, ये जो
माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं, ये भी क्या है, एक आपके ब्रेन के अंदर सपोर्टिव सेल्स हैं। ये आपके ब्रेन को कैसे सपोर्ट करेंगे? जब भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई एंटीजन जाएगा, कोई भी बैक्टीरिया जाता है, तो ये सेल्स उनको इनगल्फ करने की कोशिश करेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसिटिक स्केवेंजर। फेगोसिटिक स्केवेंजर का मतलब है कि कोई भी आपके ब्रेन के अंदर कोई बैक्टीरिया या एंटीजन है, तो ये सेल्स उनको खाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब भी आपके ब्रेन का डैमेज होता है, ये सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। जब ये सेल्स एक्टिवेट होंगे, जब आपके ब्रेन का डैमेज होगा, तो ये सेल्स क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और ग्लूटामेट, ये आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा, आप इन सेल्स को निसल स्टेनिंग के ऊपर स्टेन नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है कि जो माइक्रोग्लाइल सेल्स हैं ये कहाँ से बनते हैं, ये मीजोडर्म से बनते हैं। जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनेंगे। फिर उसके बाद ये आपके एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन करते होते हैं कि अगर एक पर्सन है, उसको HIV की वजह से ब्रेन का डैमेज हुआ है, तो आप बताएं जी, वो पर्सन जिसको HIV की वजह से ब्रेन की इन्फेक्शन होती है या ब्रेन का डैमेज होता है, तो उस दौरान आपके ब्रेन के कौन से सेल्स का डैमेज होता है, तो वो माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अब देखो, लेट्स सपोज ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे क्या है जी, आपका ये माइक्रोग्लाइल सेल है। तो ये मैं यहाँ पे दो तीन माइक्रोग्लाइल सेल ड्रा करता हूँ। और जब भी आपका HIV क्या करेगा, आपके ब्रेन को जाके डैमेज करेगा, तो ये माइक्रोग्लाइल सेल्स क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि ये तब एक्टिव होते हैं जब ब्रेन की इंजरी होगी। तो जब ये माइक्रोग्लाइल सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो ये इकट्ठे होके एक बड़ा सा सेल बनाएंगे, उसको बोलते थे मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल क्या होता है, बेसिकली अगर आप माइक्रोग्लाइल सेल्स को इकट्ठा कर दो, उसको बोलते होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल। और ये कब आपको मिलेगा, जब किसी बंदे को HIV की वजह से इन्फेक्शन होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, फिर पर्सन को चीजें भूलने लगेंगी, पर्सन को डिमेंशिया होगा। तो यही वो एग्जाम में पूछते हैं कि HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया के अंदर आपके ब्रेन में कौन से सेल्स का डैमेज होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो क्वेश्चन ये है कि माइक्रोग्लाइल सेल्स ही क्यों डैमेज होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई माइक्रोग्लाइल सेल आपके फेगोसाइटोसिस के तौर पे काम करते हैं। कोई भी वायरस बैक्टीरिया जाएगा, तो जो चीज फेगोसाइटोसिस के तौर पे काम करती है, सिर्फ वही डैमेज होगी। तो ये इसकी जो है ना वो रीजन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है एपेंडाइमल सेल। तो सबसे पहले अगेन एपेंडाइमल सेल क्या है, ये भी एक ग्लाइल सेल की टाइप है। ग्लाइल सेल क्या है, ये वो सेल है जो आपके ब्रेन को सपोर्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं कि एपेंडाइमल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या चीज याद रखनी है, आपका जो लेट्स सपोज स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के अंदर क्या होती है, एक सेंट्रल केनाल होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आपके ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स हैं। ये जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स हैं और जो सेंट्रल केनाल आपकी स्पाइनल कोड के अंदर है, उनको अंदर से क्या होता है, आपके पास एक सेल लाइन करते हैं, उसको बोलते होते हैं एपेंडाइमल सेल। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एक वेंट्रिकल है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, या मेरे पास ये लेट्स सपोज यहाँ पे स्पाइनल कोड है, तो स्पाइनल कोड के अंदर यहाँ पे सेंट्रल केनाल है। ये जो सेंट्रल किनारा है, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक सेल की लाइनिंग होती है। इसी तरह आपके पास ये जो वेंट्रिकल है, इसके अंदर एक सेल की लाइनिंग होगी। उस लाइनिंग को बोलते होते हैं एपेंडाइमल सेल। और एपेंडाइमल सेल किस एपिथेलियम से बने होते हैं, सिलिएटेड सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो सिलिएटेड या सिंपल याद रखो, कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो एपेंडाइमल सेल होंगे। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो अगेन सबसे पहले एपेंडाइमल सेल के हैं, ये ग्लाइल सेल्स हैं। ये कौन से एपिथेलियम से बने हुए हैं, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम से। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर। इनका वहां पे फंक्शन क्या होता है, ये आपको बताना चाहिए। तो आपने क्या चीज याद रखनी है कि वो एपेंडाइमल सेल जो आपके वेंट्रिकल के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, उनको बोलते होते हैं कोराइड प्लेक्सिस।
तो कोराइड प्लेक्सिस के बेसिकली ये आपके एपेंडाइमल सेल की एक टाइप है। ये वो टाइप है जो क्या करेगी, सीएसएफ प्रोड्यूस करेगी। तो वो एपेंडाइमल सेल की टाइप जो क्या करे, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करे, दिस इज कॉल्ड कोराइड प्लेक्सिस। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद उसने लिखा कि ये जो एपेंडाइमल सेल है ये भी न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं, जिस तरह आपने एस्ट्रोसाइट्स को पढ़ा है। फिर उसके बाद उसने ये लिखा है कि बेसिकली ये जो आपके एपेंडाइमल सेल हैं, देखें लेट्स सपोज अगर ये आपके पास एक वेंट्रिकल है और इसके अंदर यहाँ पे क्या है जी, आपके पास एपेंडाइमल सेल्स हैं, और इन एपेंडाइमल सेल्स के ऊपर यहाँ पे छोटी छोटी हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको बोलते होते हैं माइक्रोविलाई। तो ये जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर है ये आपके पास क्या होंगी, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई के बेसिकली दीज आर दी हेयर टाइप स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने याद रखना है, जो क्या करती हैं, आपकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट कराती हैं। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरा, ये आपके सीएसएफ की अब्जॉर्प्शन के अंदर भी हेल्प करेंगी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो आपके एपेंडाइमल सेल्स हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कैसे अब्जॉर्ब और कैसे उसको मूव करते हैं, तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि आपके एपेंडाइमल सेल के ऊपर हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते होते हैं, माइक्रोविलाई या सिलिया। और सिलिया क्या करता है, आपकी चीजों की मूवमेंट कराता है, आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट कराएगा। जो आपके माइक्रोविलाई हैं ये आपकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा कराएंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने जो है ना इसके अंदर यहाँ से रीड कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है माइलिन। अब देखो सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए माइलिन क्या होता है। अब यहाँ पे अगेन मैं एक दफा न्यूरॉन को ड्रा करूंगा, लेट्स सपोज ये उसकी सेल बॉडी है, ये आपके पास एक्सोन है, और यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं, डेंड्राइट्स हैं। आप लोगों ने क्या याद रखना है, माइलिन क्या है, ये एक शीट है जो क्या करती है, आपके न्यूरॉन के एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है। लेट्स सपोज ये जो शीट होगी ये आपके एक्सोन के ऊपर होती है। इसका काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या सिग्नल को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अगर तो आपके न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट है तो ये क्या करेगी, आपकी जो वेलोसिटी है, जो सिग्नल की कह लो कि कंडक्शन है या सिग्नल की ट्रांसमिशन है, ये उसको इंक्रीज करेगी। तो माइलिन क्या करती है, आपके न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, ये आपके जो न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं उनको ये रैपिड करती है, उनकी वेलोसिटी को तेज करेगी। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट के नोड्स ऑफ फ्रेनवेयर। अब ये क्या होता है, देखो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास अगेन माइलिन है, तो जब भी आप लोग एक्सोन की स्टडी करेंगे तो एक्सोन के अंदर क्या होते हैं, आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को बोलते थे नोड्स ऑफ फ्रेनवोर। लेट्स सपोज यहाँ पे वो पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रेनवोर। इसका काम क्या होता है, बेसिकली नोड्स ऑफ रेनवोर के हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल चैनल्स होते हैं। इनका काम होता है कि बाहर से सोडियम को इस न्यूरॉन के अंदर लेके जाना। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नोड्स ऑफ रेनवीर के हैं, ये आपके पास वो पॉइंट्स हैं जहां से आपके न्यूरॉन के एक्सोन के अंदर सोडियम ने अंदर जाना है। और जब भी आपके एक्सोन के अंदर सोडियम अंदर जाएगा तो आपके न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये कि ये जो आपका नोड्स ऑफ फ्रेनवोर है, ये फिर आप लोगों ने क्या याद रखने, ये सिंपली एक वो चैनल है जिसके थ्रू सोडियम ने इस एक्सोन के अंदर जाना है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ये जो माइलिन शीट है ये किस चीज से बनी होती है, ये बेसिकली सेल से बनी होती है। श्वान सेल हो गए, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो माइलिन शीट है ये ब्रेन में कौन से सेल से बनी होती है और ब्रेन के बाहर कौन से सेल से बनी होती है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीट है वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनी होती है। आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपकी नर्व्स आती हैं उनको, उनके जो एक्सोन्स होते हैं उनके ऊपर जो माइलिन शीट होती है वो किस चीज से बनी होती है, श्वान सेल से बनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, पैथो भी आएगी, वहां पे भी ये चीजें काम आएंगी। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है,
बेसिकली ये वो सेल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी माइलिन शीट बनाते हैं। श्वान सेल के ये वो सेल हैं जो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर या आपकी पेरिफेरल नर्व्स के एक्सोन की माइलिन शीट बनाएंगे। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आप याद रख लो कि ये जो माइलिन शीट होती है जो आपके एक्सोन के ऊपर इस तरह से लाइक कवर होती है, ये इसको इंसुलेट करती है। इसका काम क्या होता है? ये आपके जो एक्सोन की मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस है उसको कम करेगी, मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस को ये ज्यादा करती है, और उसके बाद ये आपका जो लेंथ कांस्टेंट है उसको ये ज्यादा करेगी, और टाइम कांस्टेंट को ये कम करती है। ये आप लोगों ने एज इट इज ही याद रखना है कि माइलिन का एक्सोन के अंदर क्या जो है ना वो फंक्शन होता है, कौन सी चीज ज्यादा होती है, कौन सी चीज कम होती है। फिर उसके बाद उसने ये लिखा यहाँ पे श्वान सेल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस पढ़ते हैं कि श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना होता है कि जो आपके श्वान सेल हैं ये आपके पेरिफेरल नर्व्स को लाइन करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद जब भी आपके पास लेट्स सपोज ये एक्सोन है, अगर इस एक्सोन का डैमेज हो गया है, तो अगर बाद में इस एक्सोन ने रीजनरेट होना है, इसने दोबारा बनना है, तो श्वान सेल इसको प्रमोट करेंगे। तो आपने क्या चीज याद रखनी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का जब एक्सोन का डैमेज होता है तो श्वान सेल उसको ठीक करने के लिए रीजनरेट करेंगे या उसको प्रमोट करेंगे। और ये किस चीज से बने होते हैं? न्यूरल क्रस्ट सेल के डेरिवेटिव होते हैं, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल जो नर्व्स होती हैं, एक नर्व को मतलब एक एक्सोन को एक श्वान सेल माइलिनेट करता है। ये आपने याद रखना है कि एक एक्सोन होगा और एक श्वान सेल होगा। फिर उसके बाद ये जो श्वान सेल हैं ये आपके पास S100 पॉजिटिव होते हैं। ये आपने इसका मार्कर याद रखना है कि श्वान सेल का मार्कर क्या होता है, S100। फिर उसके बाद उसने ये लिखा है कि ये जो श्वान सेल्स हैं इनकी इंजरी होती है, एक डिजीज उसको बोलते हैं गुलिया बारे सिंड्रोम। तो गुलिया बारे सिंड्रोम के ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसके अंदर आपके श्वान सेल का डैमेज होता है। बाकी इसको आगे पढ़ेंगे, ये डिजीज आएगी पैथो के अंदर, वहां पे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंस आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स होते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल्स होते हैं? श्वान सेल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये मल्टीपल आपके एक्सोन्स को लाइन करते हैं। मतलब ये समझो कि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट आपके मल्टीपल एक्सोन्स को माइलिनेट कर सकता है। मतलब अगर 30 एक्सोन है तो आपका एक ओलिगोडेंड्रोसाइट उसको माइलिनेट करेगा। अगर आपका श्वान सेल है तो श्वान सेल एक होगा और एक्सोन भी एक होगा। तो इसका मतलब ये कि ओलिगोडेंड्रोसाइट ज्यादा एक्सोन की माइलिनेशन करते हैं। जो आपके श्वान सेल हैं, एक श्वान सेल एक एक्सोन को क्या करेगा, माइलिनेट करेगा। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट के अंदर इतनी पावर होती है कि वो 30 एक्सोन को माइलिनेट कर सकता है। फिर उसके बाद आपने क्या याद रखना है कि ये जो आपके पास स्पेशली ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये न्यूरो एक्टोडर्म से बनते हैं। जो श्वान सेल हैं वो न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं। जब आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का डैमेज होता है तो आप लोगों को, जब आप लोग इस डिजीज को पढ़ोगे तो उसको बोलते होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी या ल्यूकोडिस्ट्रोफी। ये बेसिकली तीनों डिजीजेज हैं जो आगे हमने पैथो में पढ़नी है। जस्ट अभी इतना याद रख लो कि इन डिजीजेस के अंदर आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का डैमेज होता है। जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का डैमेज होगा तो जब आप इनकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी करोगे लेबोरेटरी के अंदर तो ये आपको फ्राइड एग की तरह जो है ना वो दिखाई देंगे। जस्ट इतना आप लोगों ने याद रखना है। तो अगेन देखें, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, श्वान सेल क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है। श्वान सेल क्या है? बेसिकली ये वो सेल हैं जो आपकी माइलिनेशन शीट बनाते हैं। कहाँ पे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। एक श्वान सेल एक एक्सोन को प्रोटेक्ट करेगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है? ये वो सेल हैं जो ब्रेन के अंदर होते हैं। इनका काम क्या है? ब्रेन की माइलिनेशन करना। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट
मल्टीपल एक्सॉन को माइलिनेट कर सकता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का डैमेज होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, पीएमएल में, ल्यूकोडिस्ट्रोफी में। जो श्वान सेल हैं उनका डैमेज होता है गुलियां बारे सिंड्रोम में। श्वान सेल किस से बनते हैं? आपके न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट किस चीज से बनेंगे? आपके, आप लोगों ने याद रखना, न्यूरो एक्टोडर्म से। तो ये आप लोगों का जो है ना वो डिफरेंस था कि श्वान सेल क्या होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग स्टॉप करता हूँ। आप लोगों को दोबारा ग्रुप के अंदर लिंक आएगा 1-2 मिनट बाद, तो आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है, फिर इस पेज को जो है ना वो फिनिश करेंगे। बस अगर मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, आप फिर वो ग्रुप में भेज देना। अल्लाह हाफिज। फिर आप रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यार, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स को लिखूंगा, हम उनके अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। एक टर्म आपके पास आती है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और उसके बाद सेकंड टर्म आती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम होता है आपके पास रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल या उसका दूसरा नाम है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये दो टर्म्स हैं। अब सबसे पहले इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सेल है। जब भी आपके पास कोई सेल किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म ना कर रहा हो, या कोई भी सेल आपकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, वो बिल्कुल आपके पास क्या हो, रेस्टिंग पोजीशन पे हो, उसको बोलते होते हैं कि ये सेल आपके पास क्या है, रेस्टिंग पोजीशन पे। अब रेस्टिंग पोजीशन का मतलब क्या होता है, या मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि बेसिकली वो सेल जिसकी अंदर से क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब भी एक सेल के अंदर क्या हो, नेगेटिविटी ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते होते हैं कि ये सेल अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि आप इस सेल के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज एंटर करोगे और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म होके ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, डीपोलराइज करेगा। डीपोलराइज का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि रेस्टिंग पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। सिंपल याद रखो कि ये वो वोल्टेज है जिसके ऊपर आपका सेल बिल्कुल रेस्टिंग पे होगा, और ये वोल्टेज नेगेटिव होता है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है -75, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ये क्या है, वो एक तरह से वोल्टेज है जिसमें आपका सेल बिल्कुल रेस्टिंग के ऊपर है। ये आप लोग देख सकते हैं। बाद में क्या होता है कि ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है। अब इसका क्या मतलब है, ये लाइन ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? तो आपने क्या याद रखना है कि जब आप क्या करेंगे, इस रेस्टिंग सेल के अंदर सोडियम को एंटर करेंगे, जब सोडियम बाहर से इस सेल के अंदर आएगा, तो ये आपका जो सेल है ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो जब अंदर पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा होगा तो सेल अपनी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेल नेगेटिव है, तो जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऊपर में जब आप जाओगे -75, -55, यहाँ पे लेट्स सपोज 40 है, फिर 30 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ पे +10, +30, 20, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आपसे वो पूछते होते हैं कि हमने पढ़ा कि ये जो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये किस वजह से होता है, मतलब एक सेल अपनी रेस्टिंग पोजीशन में क्यों होता है, उसकी रीजन क्या है, सेल अंदर से नेगेटिव ज्यादा क्यों होता है। तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, देखिए ये एक सेल है। नॉर्मल क्या होता है, इस सेल के ऊपर यहाँ पे पोटाशियम के चैनल होते हैं। आपके सेल्स के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है। तो जब सेल के अंदर क्या होगा, पोटाशियम ज्यादा होगा, तो ये पोटाशियम यहाँ से लीक होके बाहर आएगा। पोटाशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, जब पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाएगा तो ये अंदर से नेगेटिव हो जाएगा। उसको बोलते होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो उसने क्या लिखा है कि आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ये वो वोल्टेज
वोल्टेज है या वो करंट है जिसपे आपका सेल रेस्ट पे होता है। ये क्यों होगा? इट इज ड्यू टू पोटाशियम। आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो पोटाशियम को बाहर जाने देगी। आपकी सेल की मेम्ब्रेन सोडियम को बाहर बाहर से अंदर नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सिर्फ पोटाशियम के लिए परमिएबल है, वो सिर्फ पोटाशियम को अलाउ करेगी। तो उसने यहाँ पे क्या लिखा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल है पोटाशियम से, सोडियम से नहीं होगा। मतलब ये कि अगर सेल रेस्ट के ऊपर हो तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोटाशियम को सेल से बाहर फेंकेगी, वो सोडियम को अंदर नहीं आने देगी। ये आपने याद रखना है। और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने याद रखना है कि जब भी सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, उसके अंदर वोल्टेज के जितने भी चैनल्स आते हैं, सोडियम और पोटाशियम, ये सारे के सारे वोल्टेज के चैनल्स होते हैं, ये क्लोज होते हैं। बाद में क्या होगा, जब आपके सेल के अंदर ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि इस लाइन के ऊपर आके आपके सोडियम के चैनल ओपन हो गए थे। तो आपने क्या याद रखना है कि जब, लेट्स सपोज, यहाँ पे उसने लिखा है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर आप पॉजिटिव चार्ज को एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे वो नेगेटिव था, फिर वो ऊपर जा रहा है, ऊपर वो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सोडियम के चैनल ओपन हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा कि ऊपर जाके यहाँ पे ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये दोबारा नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक चीज को अंदर से नेगेटिव करना है तो आप क्या करो, अंदर से पॉजिटिव को बाहर फेंक दो। तो ये जो आपका सेल का नेगेटिविटी की तरफ आना होता है उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है पॉजिटिविटी की तरफ जाना, रीपोलराइजेशन का मतलब होगा नेगेटिविटी की तरफ आना। अब आप खुद सोचो, अगर सेल डीपोलराइज हो रहा था तो उसमें सोडियम चैनल ओपन थे, अगर वो रीपोलराइज हो रहा है तो सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और आपके पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। तो पोटाशियम क्या करेगा, फिर सेल से बाहर जाएगा। जब पोटाशियम सेल से बाहर जाएगा तो वो क्या होगा, अंदर से नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल रीपोलराइज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आपका इतना ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ आ जाएगा कि ये अपनी वापस जो है ना वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो उसने यहाँ पे लिखा है कि ये जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन होती है। इसका मतलब सिंपल ये याद रखो कि जो आपके सोडियम चैनल्स हैं वो क्लोज होते हैं, जो आपके पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं। तो बेसिकली आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको इस तरह से ग्राफ देगा। ग्राफ में वो आपको बता सकता है ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है। वो आपसे पूछेगा कि ये जो पॉइंट 3 है ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आ रहा है। तो मैंने आपको यही बताया कि जब ये लाइन नीचे की तरफ मूव करेगी तो सेल के अंदर से पोटाशियम बाहर जा रहा है। अगर वो पूछे पॉइंट 2 के अंदर ये लाइन ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, तो आपने क्या बताना है, लेट्स सपोज ये सेल है, अगर इस सेल में बाहर से सोडियम अंदर आएगा तो आपकी सेल की डीपोलराइजेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। अगर अंदर से पोटाशियम बाहर जाएगा तो सेल की रीपोलराइजेशन होगी, उसमें पॉइंट 3 आएगा। और पॉइंट 4 पे क्या होता है, आपका सेल कंप्लीटली सोडियम चैनल को क्लोज कर देते हैं और पोटाशियम आहिस्ता आहिस्ता सेल से बाहर जाती रहती है। तो ये बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है। अगेन सबसे पहले आपको पता हो कि व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर उसके बाद एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल वो वोल्टेज होता है जो आपका सेल को डीपोलराइज करता है। मतलब ये समझो कि एक्शन पोटेंशियल वो करंट है जिसमें आपके सेल ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करना है, या लेट्स अगर वो मसल है तो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। रेस्टिंग पोटेंशियल पे या मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कोई भी न्यूरॉन एक्टिव नहीं होता, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म करे, तो आपने उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करना है। एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होगा, आप सेल के अंदर सोडियम को एंटर कर दो। ये आप लोगों ने याद रखनी। तो ये आप लोगों ने सारी स्टोरी यहाँ से पढ़ लेनी है, जैसे आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, जस्ट आप लोग उन पॉइंट्स को याद रखो, आप लोगों के लिए ये इजी होगा।
सेकंड आपके पास आते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले उसने बोला कि जो आपके पास सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, मिजनर कार्पसल्स हैं, उसके बाद पेसेनियन कार्पसल्स हैं, मार्कल डिस्क है, रफिनी कार्पसल्स हैं। ये सारी की सारी सेंसरी रिसेप्टर की टाइप्स हैं। फिर उसके बाद उसने ये लिखा कि ये जो आपके पास रिसेप्टर की टाइप है इसके अंदर फाइबर कौन से होते हैं। तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपके पास ये ए डेल्टा होगा, फिर उसके बाद सी होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ए डेल्टा ये वो फाइबर होते हैं जो फास्ट होते हैं, जो सी वाले हैं वो स्लो फाइबर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ए डेल्टा फाइबर फास्ट क्यों है और सी फाइबर स्लो क्यों है, तो आपने क्या बताना है, वो न्यूरॉन या वो फाइबर जिसके ऊपर माइलिनेशन होती है वो फास्ट होता है। तो ए डेल्टा जो फाइबर होंगे वो माइलिनेटेड होंगे, मतलब उनके ऊपर माइलिन शीट होगी। जो स्लो हैं उन वो अनमाइलिनेटेड है, उनके ऊपर कोई भी माइलिनेशन नहीं होती। और ये रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, उसने यहाँ पे लिखा है कि आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं सवाए कार्टिलेज, आइस के लेंस और आपकी स्किन के जो दूसरे पार्ट्स हैं, सिंपल याद रखो कि कार्टिलेज और आइस के लेंस में ये रिसेप्टर नहीं होते। इसके अलावा ऑल ओवर द बॉडी जितने भी टिश्यूज आते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम है पेन और टेम्परेचर को पिक करना। तो आपने इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले फ्री नर्व एंडिंग क्या है, ये एक सेंसरी रिसेप्टर की टाइप है। इसके अंदर कितनी तरह के फाइबर होते हैं, दो तरह के फाइबर, ए डेल्टा और सी। ए डेल्टा फास्ट है, सी स्लो है। ए डेल्टा फास्ट क्यों है, क्योंकि वो माइलिनेटेड है। सी स्लो क्यों, क्योंकि वो अनमाइलिनेटेड है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑल ओवर द बॉडी, सिर्फ कार्टिलेज और लेंस के अलावा आइस के जो लेंस हैं इनका काम है पेन टेम्परेचर। फिर इसी तरह मेजनर कार्पसल्स, उसने क्या लिखा है कि ये भी लार्ज फाइबर है, माइलिनेटेड फाइबर है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी स्किन के वो एरियाज जहाँ पे आपको हेयर नहीं होते उसको बोलते हैं ग्लैब्रोस स्किन। तो ग्लैब्रोस स्किन क्या होती है, वो स्किन का एरिया जहाँ पे आपके हेयर ना हो वहां पे ये रिसेप्टर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, आपकी जो लाइट टच मीन के जो आपकी टच की सेंसेशन है, आपकी जो वाइब्रेशन की सेंसेशन है उसको जो है ना वो पिक करना, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सिंपल याद रख लो कि जो आपकी टच है और वाइब्रेशन की सेंसेशन है उनको ये पिक करेंगे। फिर उसके बाद है पेसेनियन कार्पसल्स। अब अगेन ये भी लार्ज फाइबर हैं, माइलिनेटेड फाइबर हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर होंगे, जो आपकी डीप स्किन लेयर है आपकी स्किन के लिगामेंट्स के अंदर होंगे, जॉइंट्स के अंदर होंगे। इनका काम क्या होता है, जॉइंट के अंदर जो वाइब्रेशन होती है, जॉइंट के अंदर जो प्रेशर होता है उसको सेंस करके आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं। फिर उसके बाद है मार्कल डिस्क। मार्कल डिस्क कहाँ पे होते हैं, ये बेसिकली आपकी ये जो फिंगर की टिप्स होती हैं ये आप लोगों ने याद रखना है। तो फिंगर टिप्स के ऊपर होंगे और ये आपकी स्किन के सुपरफिशियल होते हैं और ये भी लार्ज है, माइलिनेटेड फाइबर है। इनका काम क्या होता है, ये आपकी जो स्पेशली शेप या एजेस होते हैं, देखिए ये जो आपको फील होता है ना कि यार इसकी इस तरह की शेप है, इसका एज इस तरह से है, मतलब ये कॉर्नर इस तरह से है, तो वो क्यों फील होता है, वो ड्यू टू मार्कल डिस्क होता है। मतलब ये वो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो आपको चीजों की शेप और चीजों के जो एजेस होते हैं वो फील कराएंगे। लेट्स सपोज अगर आप अपनी आईज को बंद करो और आप कोई वुडन या कोई भी लकड़ी पकड़ो तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि यार ये इसका हेज है, मीन टच करके। तो वो सारा का सारा किसका काम होता है, वो आपकी मार्कल डिस्क का होता है। फिर इसी तरह ये रिफोनी कार्पसल्स हैं, ये भी लार्ज फाइबर है, माइलिनेटेड फाइबर है। ये कहाँ पे होते हैं, फिंगर टिप्स में होंगे और जॉइंट्स के अंदर होंगे। इनका काम क्या है, ये भी आपकी ये जो जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग पावर होती है, फिर आपके जॉइंट का जो एंगल होता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को देंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने इसको याद करना लाजमी है। इसको याद कैसे करने, सबसे पहले दो चीजें सिंपल याद रख लो कि ये जो रिसेप्टर इनकी लोकेशन क्या है
और ये इनका फंक्शन क्या होता है। आपसे वो एग्जाम में हो सकता है वो ये ना पूछें, लेकिन ये चीजें वो जरूर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे होता है, उसका क्या फंक्शन है। तो ये आप लोगों ने प्लीज जो है ना वो यहाँ से अच्छे से रीड कर लेना है। तो खैर ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक तरह से 3 पेजेस को डिस्कस करना था। बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो आपका नेक्स्ट पेजेस आ रहे हैं उनको जो है वो कल डिस्कस करें। तो यहाँ तक आप लोगों ने अपनी बुक से पढ़ लेना है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी चीज ना बाद में बुक से समझ आए, आप लोगों ने वो शेयर कर देनी है, ग्रुप में शेयर कर दें या मुझे सेंड कर दें, इंशाल्लाह फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। मुसव्वर इसको कोशिश करना कि ना अभी अपलोड कर दो, ताकि बाद में फिर बच्चे जो है ना वो ग्रुप में मैसेज